पिछले कुछ सालों से मैंने बॉलीवुड की फिल्में देखना तकरीबन छोड़ दी हैं, पर हाँ, मैं बॉलीवुड के ट्रेलर ज़रूर देखता हूँ। मेरा काम रिएक्शन और रिव्यू करना है, मगर हर ट्रेलर देखने के बाद मुझे निराशा होती है और ऐसा लगता है कि मैं बॉलीवुड से दूर हो रहा हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरने की खातिर बॉलीवुड ने आर्ट को कुर्बान करके चीप डायलॉग्स। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला, जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। और हीरोइंस को कम कपड़े पहनाकर नचवाना, बिला वजह के आइटम नंबर्स और एक्साइटिंग सेक्स सीन्स दिखाकर फैंस को लुभाने का जो फार्मूला अपनाया है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और इससे भी ज़्यादा आजकल एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म का जो भूत बॉलीवुड में सर चढ़ के बोल रहा है, ख़ासकर मुसलमानों को, पाकिस्तान को निशाना बनाकर। चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। और दूसरी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने का जो फार्मूला इस वक्त बॉलीवुड में हाथों हाथ बिक रहा है, ये बॉलीवुड के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई आइडिया या स्क्रिप्ट है जिससे पब्लिक के इमोशन भड़काए जाएं, तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर उस स्क्रिप्ट को हाथों हाथ लेंगे। अब तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि कहाँ गए वो दिन जब मजदूर, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया और बूट पॉलिश जैसी फिल्में न सिर्फ सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती थी, बल्कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनमें एक मैसेज भी छुपा होता था। 3 घंटे सिनेमा हॉल की फिल्मी दुनिया में गुजारने के बाद फिल्म देखने वाला प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कोई ना कोई मैसेज या लेसन लेकर ही बाहर निकलता था। और अगर मैं कमर्शियल सिनेमा की बात करूं तो बॉलीवुड अपने कामयाब माजी में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डूब सा गया है। हम सब जानते हैं जो बॉलीवुड को देखने वाले हैं कि बॉलीवुड ने हमें जो जीता वो सिकंदर, कुछ कुछ होता है, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, परिंदा, शोले, शराबी, अग्निपथ और राम लखन जैसी कामयाब फिल्में दी हैं। और ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जिनको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और आज भी इन्हें बार बार देखने का दिल करता है। तो इसकी क्या वजह है कि मैं बॉलीवुड की पुरानी फिल्में बार बार देखना चाहता हूँ? मैं समझता हूँ इसकी एक ही वजह है कि मेकर्स को ऑडियंस की पल्स का पता था कि वो क्या देखना चाहते हैं, ना कि आजकल के डायरेक्टर्स और मेकर्स की तरह के किसी एक ग्रुप के प्रेशर में आके आर्ट का सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन मायूसियों के अंधेरे में रिसेंटली रिलीज़ हुई तमिल ज़बान की फिल्म जय भीम ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत का जो रीजनल सिनेमा है ना, उसमें अभी भी जान बाकी है और बग़ैर किसी खौफ के अभी भी सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करने का हौसला रखता है। किसी बड़े बैनर और फेमस एक्टर के बगैर इस तमिल फिल्म ने ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत अहम सोशल इशू पे बात की है, जिसे बॉलीवुड मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता आ रहा है। पिछले हफ्ते मैंने जय भीम को दूसरी बार देखा क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये एक ऐसी फिल्म है जो सोसाइटी को आईना दिखाने में कामयाब रही है। फिल्म के टाइटल से अंदाज़ा होता है कि ये फिल्म डायरेक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी पर बनी होगी, जिन्होंने अनटचेबल और लोअर क्लास के हुकूक के लिए स्ट्रगल की ताकि इन्हें हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन के सामने बराबर का शहरी और हिस्सेदार बनाया जा सके। इस फिल्म में कोई अंबेडकर नहीं है, लेकिन इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ज़रिए वो जिंदा है, जिन्हें एजुकेटेड, एलीट क्लास और गवर्नमेंट सिस्टम के हाथों डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म के जो सेंट्रल कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको पुलिस की बार्बरिज्म का सिर्फ इस वजह से सामना करना पड़ता है कि वो ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुझे लगता है इस फिल्म ने कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अनटचेबल को अपर क्लास के इलाकों में आज तक एक्सेस नहीं है। वो ज़मींदार के खेतों में काम करते हैं और खेतों में चूहे पकड़ते हैं जो फसलों को तबाह कर सकते हैं, मगर ये चूहे इनके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चूहे का गोश्त खाकर ही अपना पेट पालते हैं। ये फिल्म ना सिर्फ सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल की दास्तान है, बल्कि हिंदुस्तानी कमर्शियल सिनेमा पर भी कुछ सवालात उठाती है। और आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के देखने वाले ना सिर्फ भारत में हैं बल्कि पूरी दुनिया में है, उसका एक बड़ा एक्सपोजर है।
जय भीम आई ओपनर फिल्म उस रियल इंडिया का फेस दिखलाती है जहां आलीशान घर, लग्जरी लाइफस्टाइल और दरख्तों के आगे पीछे डांस करना अक्सर सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में ही मुमकिन है। सोसाइटी के सीरियस प्रॉब्लम्स पर बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा ने तो तकरीबन अपने ज़बानों पर ताला लगाया हुआ है और वो बस अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिस्ट दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ है। मैं तो ये समझता हूँ कि साउथ इंडिया का सिनेमा है जिसने किसी कदर सिनेमा की लाज रखी हुई है। पहले कर्नन और फिर परिमल पेरुमल जैसी फिल्मों के बाद जय भीम चीख चीख कर याद दिला रहे हैं कि एक्चुअल और फिल्म या मीडिया में दिखाए जाने वाले भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कास्ट सिस्टम की चक्की में अभी भी करोड़ों लोग पिस रहे हैं। 1947 में साउथ एशिया की मजहबी बुनियादों पर डिवीज़न होने के बाद भारत का सिनेमा, जिसमें बॉलीवुड का एक की रोल था जो ऑलमोस्ट सेक्युलर रहा, उसकी बड़ी वजह क्या थी कि उस सेक्टर में एक्टर्स, स्क्रिप्ट लिखने वाले, गाने लिखने वाले, शायर, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडर की जो बड़ी तादाद थी वो मुसलमानों की थी और कुछ क्रिश्चियंस पर मुश्तमिल थी। शायद यही वजह है कि अब कुछ अरसे से जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंगर्स हैं उनको ये ख्याल सता रहा है कि हमारी मेजॉरिटी होने के बावजूद दिलीप कुमार AKA यूसुफ खान से शुरू होकर शाहरुख खान तक एक्टर्स की एक लंबी कतार है जो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल का काम करते आ रहे हैं और अभी भी उनको बहुत पसंद किया जाता है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड उनके निशाने पर था और अब ये लोग बहुत खुलकर खेल रहे हैं। सूर्यवंशी की मिसाल आपके सामने है। अब इनकी तरफ से ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि इनके प्रेशर के सामने झुकने से इनकार करने वालों को मुसलसल परेशानी और हैरासमेंट का सामना होता है और कुछ पर तो कत्ल, साजिश, ड्रग्स की स्मगलिंग और हिंदुस्तान का गद्दार होने तक के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और जिन्होंने रियल सोशल इश्यूज़ पर बात करने की कोशिश की है उन्हें गज़ब किस्म की ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। ये एक्सट्रीमिस्ट न सिर्फ सिनेमा के सेक्युलर किरदार को तबाह करना चाहते हैं बल्कि इस इंडस्ट्री को मुंबई से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र करने की भी मांग कर रहे हैं ताकि उस पर गहरी नज़र रखी जा सके। मैं समझता हूँ इस ज़बरदस्त फिल्म इंडस्ट्री को सेक्युलर और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के खानों में बांट दिया गया है। अनफॉर्चुनेट है। जहाँ कंगना रनावत, अनुपम खेर, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को इंडस्ट्री के हिंदू चेहरों के तौर पर पहचाना जाता है, वहीं जावेद अख्तर और सवारा भास्कर जैसे एक्टर्स जो है इंडियन सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर बात करते हैं। इन्हें लिबरल और गद्दारी के खाने में रखा जाता है और इनको हिंदू ट्रोलर्स का जो सामना करना पड़ता है, अरे भैया कानों पे हाथ लगाओ यार, उनकी हिम्मत है। और अक्सर ये भी खबरें आती हैं कि प्रोड्यूसर को बताया गया है कि इस तरह के आर्टिस्ट को काम देने से इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। इनको टैक्स, ड्रग्स और उसके अलावा दूसरे जंजाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी धोबर करके इनके कारोबार को लपेट दिया जाएगा। याद कीजिए ये वही बॉलीवुड है जिसके एक्टर्स 5-6 साल पहले ट्विटर पर महंगाई और इंडस्ट्री में रेवेन्यू को किस तरह इंक्रीज़ किया जाए इस तरह के प्रॉब्लम्स पर बात करते थे, मगर ऐसा लगता है कि अब उन्होंने अपने आप को मुकम्मल सरेंडर कर दिया है, अपने आप को कटहरे पे खड़ा कर दिया है और हाथ बांध के खड़े हो गए हैं। भाई जो करवाना है करवा लो। मगर मेरे ख्याल में ये सही वक्त है कि किसानों की तरह बॉलीवुड भी जुर्रत का मुजाहरा करके साउथ इंडियन सिनेमा से कुछ सीखे और किसी के प्रेशर में आए बगैर बॉलीवुड को रिवाइव करे, अच्छी फिल्में दें, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी फिल्में बनाएं। आखिर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़िल्में सिर्फ तफरी और ड्रामे से मुताल्लिक नहीं होती, बल्कि जर्नलिज़म की तरह इनके कंधों पर एक बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको पूरी करना एक्टर्स और मेकर्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने जो बातें की हैं बॉलीवुड के हवाले से, क्या वो सही है? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ कि बॉलीवुड जो है वो हाथों से निकल गया है और जो हमें साउथ इंडियन सिनेमा कंटेंट दे रहा है वो बॉलीवुड नहीं दे पा रहा है? आई थिंक ये सबका कंसर्न है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है और बॉलीवुड किस तरह से अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।